लिखा जा चुका था? और क्या स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया था कि इस देश पर असली राज तलवार से नहीं बल्कि पैसा, विचार और सिस्टम से होता है? वैदिक ऋषियों से लेकर राजाओं तक, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, भारत की असली शक्ति आखिर किसके हाथ में रही? और सबसे बड़ा सवाल, आज 2025 के भारत में क्या वही चक्र फिर से दोहराया जा रहा है? भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों का इतिहास नहीं है, ये शक्तियों का इतिहास है। कभी पुरोहित शक्ति सबसे ऊपर थी, कभी राजाओं की तलवारें फैसले करती थीं, और फिर एक समय ऐसा आया जब पैसे ने पूरी दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद इसी बदलाव को समझा रहे थे। उन्होंने बताया, वैदिक समय में राजा भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि उस दौर में सबसे बड़ी ताकत थी मंत्र शक्ति। लोग मानते थे कि पुरोहितों के मंत्र देवताओं तक पहुंचते हैं। राजा युद्ध जीतना चाहता था, प्रजा सुख चाहती थी, और दोनों को लगता था कि रास्ता पुरोहितों से होकर जाता है। यहीं से शुरू हुआ ज्ञान और सत्ता का गठबंधन। लेकिन धीरे धीरे शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ पुरोहित ज्ञान के रक्षक रहे, लेकिन कुछ ने डर, कर्मकांड, झूठे बाबा और नियंत्रण को हथियार बना लिया। और यही हर सभ्यता में होता है। जब कोई व्यवस्था लोगों को ऊपर उठाती है तो समय के साथ वही व्यवस्था लोगों को बांधने भी लगती है। अब सोचिए, अगर समाज की सारी शक्ति कुछ लोगों तक सीमित हो जाए तो बाकी लोग क्या बनते हैं? निर्भर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब जनता खुद निर्णय लेना छोड़ देती है तो धीरे धीरे उसकी आत्मशक्ति खत्म होने लगती है। यही कारण था कि भारत में लंबे समय तक राजा शक्तिशाली रहे, लेकिन आम जनता एक संगठित शक्ति नहीं बन पाई। गांवों में पंचायतें थीं, लेकिन राष्ट्र स्तर पर जनता की आवाज कमजोर थी। फिर आया एक बड़ा मोड़, बौद्ध आंदोलन। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह पुरानी शक्ति व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था। अब केंद्र में कर्मकांड नहीं बल्कि विचार, करुणा और संगठन आने लगे। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। एक शक्ति जाती है तो दूसरी जन्म लेती है। मुगलों का दौर आया, राजशक्ति बढ़ी, पुरोहित शक्ति कमजोर हुई। फिर अंग्रेज आए, और यहीं विवेकानंद सबसे गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, अंग्रेज सिर्फ सैनिक ताकत नहीं थे, उनकी असली शक्ति थी व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी तलवार लेकर नहीं, व्यापार लेकर आई थी। यानी पहली बार भारत ने ऐसी शक्ति देखी जो न पूरी तरह धार्मिक थी, न राजशाही, बल्कि आर्थिक शक्ति। और यही आधुनिक दुनिया की शुरुआत थी। पॉज। अब जरा आज के भारत को देखिए। आज असली ताकत किसके पास है? जिसके पास जानकारी है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास मीडिया है, लोगों का ध्यान है। शायद यही कारण है कि विवेकानंद का विश्लेषण आज भी इतना प्रासंगिक लगता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बताया, उन्होंने शक्ति बदलने का नियम समझाया। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, विवेकानंद किसी एक वर्ग को खलनायक नहीं बनाते। वे कहते हैं, हर शक्ति व शुरुआत में समाज को ऊपर उठाती है। पुरोहितों ने ज्ञान दिया, राजाओं ने संगठन दिया, व्यापारियों ने दुनिया को जोड़ा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शक्ति फैलना बंद हो जाती है, जब ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित हो जाए, जब पैसा सिर्फ ऊपर जमा हो जाए, जब जनता सिर्फ दर्शक बन जाए, तब पतन शुरू होता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कोई भी समाज सिर्फ महान नेताओं से महान नहीं बनता, वह तब महान बनता है जब आम लोग सोचना शुरू करते हैं, सवाल पूछते हैं और अपनी शक्ति पहचान लेते हैं। तो क्या आज दुनिया फिर एक नए शक्ति परिवर्तन के दौर में है? क्या आने वाला समय ज्ञान का होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का होगा, या फिर धन और डेटा का? और सबसे बड़ा सवाल, उस भविष्य में आम इंसान की जगह कहाँ होगी? सोचिएगा जरूर। स्वामी विवेकानंद
एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं जिस तरह पुरोहित सारी विद्या अपने पास रखना चाहते थे, उसी तरह राजा सारी शक्ति अपने हाथ में रखना चाहता है। और शुरुआत में दोनों की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि हर समाज बचपन से शुरू होता है। बचपन में कोई सिखाने वाला चाहिए, कोई संभालने वाला चाहिए, इसलिए कभी गुरु केंद्र बनता है, कभी राजा। लेकिन समस्या कब शुरू होती है? जब बचपन के नियम पूरी उम्र पर थोप दिए जाते हैं, यानी बड़ा हो चुका समाज अब भी किसी और के सहारे जीना चाहता है। यहीं से पतन शुरू होता है। इतिहास देखिए, जब कर्मकांड भारी हो गया, जब समाज सवाल पूछना भूल गया, तब विरोध पैदा हुआ। नई आवाजें आईं, नई सोच आई, नई क्रांतियां आईं, क्योंकि हर दौर में पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने वाला कोई ना कोई जन्म लेता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हर व्यवस्था पहले समाधान बनती है, फिर धीरे धीरे समस्या बन जाती है। अब एक सवाल, व्यक्ति बड़ा है या समाज? आज की दुनिया कहती है मेरी जिंदगी मेरी पसंद, लेकिन विवेकानंद कहते हैं व्यक्ति अकेला कुछ नहीं। हमारा सुख समाज के सुख से जुड़ा है। अगर पूरा सिस्टम टूट रहा हो तो अकेले सफल होकर भी कोई बहुत दूर नहीं जा सकता, क्योंकि अंत में जहाज डूबेगा तो पहली सीट और आखिरी सीट दोनों पानी में होंगी। और शायद इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है। हम सोचते हैं ज्ञान मेरा है, पैसा मेरा है, शक्ति मेरी है, लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और है। जो शक्ति तुम्हारे पास आई है वह जमा करने के लिए नहीं, फैलाने के लिए आई है। फिर आया अगला शक्ति परिवर्तन, धन का युग, व्यापार का युग। पहले ज्ञान ऊपर था, फिर तलवार ऊपर थी, अब पैसा ऊपर आ गया। लेकिन यहाँ भी एक खतरा पैदा होता है, जब हर चीज सिर्फ लाभ में बदलने लगे। रिश्ते भी, शिक्षा भी, यहाँ तक कि इंसान भी। अब जरा आज का समय देखिए, सोशल मीडिया, कॉरपोरेट शक्ति, ध्यान की अर्थव्यवस्था। क्या आज भी वही खेल नहीं चल रहा? बस राजा बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन सवाल वही है, शक्ति किसके पास है? और क्या वह शक्ति समाज तक पहुंच रही है या सिर्फ ऊपर जमा हो रही है? फिर भारत एक नए संघर्ष के सामने खड़ा हुआ। एक तरफ पश्चिम का विज्ञान, उद्योग, पैसा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और दूसरी तरफ भारत की हजारों साल पुरानी आत्मा, त्याग, तपस्या, धर्म, आत्मसंयम, मोक्ष। और विवेकानंद इस टकराव को गहराई से महसूस कर रहे थे। वे कहते हैं भारत पहली बार ऐसी दुनिया से टकराया था जहां ताकत का मतलब था तकनीक, जहां कारखाने, जहाज, व्यापार और विज्ञान दुनिया बदल रहे थे। और सच कहें, भारत इस चमक से प्रभावित भी हुआ। अब नया भारत कह रहा था हमें भी वैसा बनना है, वैसी भाषा, वैसा जीवन, वैसी पहचान। लेकिन यही विवेकानंद चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं नकल कभी शक्ति नहीं बनती। अगर शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर बन जाता तो दुनिया बहुत आसान होती। और शायद आज भी हम यही गलती करते हैं। बाहर बदलना आसान है, लेकिन भीतर बदलना, चरित्र, आत्मविश्वास, आत्मिक शक्ति, उसका क्या? फिर विवेकानंद एक ऐसी बात कहते हैं जो आज भी सुनकर मन हिल जाता है। वे कहते हैं गरीब भारतवासी, अशिक्षित भारतवासी, निचले वर्ग का भारतवासी, सब तुम्हारे अपने हैं। यानी राष्ट्र सिर्फ जमीन से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है साझे दुख से, साझी पहचान से। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। विवेकानंद के लिए भारत कोई राजनीतिक परियोजना नहीं था। भारत एक जीवित चेतना था, एक ऐसी सभ्यता जो 1000 बार टूटी लेकिन खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ सत्ता में नहीं थी, आत्मा में थी। तो क्या आज का भारत फिर उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां उसे तय करना है अंधी नकल बनना है या अपनी आत्मा बचाकर आधुनिक बनना है? और शायद यही सवाल आने वाले भारत का भविष्य तय करेगा।